गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 14 है विज्ञान, जिसमें है ऊर्जा के स्रोतों का भाग 1 के बारे में जानकारी लेंगे। अध्याय जो 14 है हमारा ऊर्जा के स्रोत, इसका मतलब है कि ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं, कहाँ से ये प्राप्त हो रहे हैं, कहाँ इनका उपयोग हो रहा है, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन सभी की डिटेल इस क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो मेन टॉपिक्स हैं उनको ले लेते हैं। पहला टॉपिक हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बात करेंगे। क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या होते हैं, इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड पे हम बात करेंगे नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होते क्या है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा आखिर क्या होती है, तो यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं या कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य के होने में जो क्षमता या जो हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटी की बात हो रही है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगी, ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगी। तो यही अपना ऊर्जा का है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यदि देखें तो ऊर्जा को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब एक ऊर्जा एक ऐसा माध्यम होता है जिसे ना तो आप पैदा कर रहे हैं ना ही आप उसको नष्ट कर रहे हैं। हाँ, ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि बात मान के चलें, हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि बॉल स्थिर रखी हुई है और आपने बॉल को बैट से हिट किया। अब हिट करने में क्या किया, आपने अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र किया बैट में, बैट ने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, अपनी बॉल में, और बॉल कहीं और चली जाएगी। अब सपोज करें कि वो बॉल किसी से जाके टकराती है, तो वो उस बॉल की एनर्जी कहाँ चली गई, जिससे वो टकराएगी उसमें वो एनर्जी चली जाएगी, मतलब उसका स्थानांतरण हो जाएगा उस चीज़ में। तो इसका मतलब है हम यदि ऊर्जा संरक्षण का नियम देखें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम यदि बात करें तो ऊर्जा की आवश्यकता आखिर होती क्यों है। तो भाई ऊर्जा की आवश्यकता आप देखिए क्यों पड़ रही है। पहले आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान के चलो आपको कहीं घूमने जाना है या दौड़ना है, दौड़ने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा नहीं होगी तो दौड़ भी नहीं पाएंगे। पंखा चल रहा है, उसको ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, या हम कोई भी जैसे मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसको चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे कि पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं आप उसमें, तो वो उसको ऊर्जा का काम कर रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं, आप सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत आखिर होता क्या है, या आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऊर्जा का जो स्रोत हमें मिला हुआ है वह उत्तम है या उत्तम नहीं है। तो इसकी हम तुलना करते हैं मुख्य चीज़ों से कि इसके कुछ हम देखते हैं पॉइंट जिसके अनुसार हम तुलना करते हैं। तो उत्तम स्रोत की पहचान, तो पहचान करने के लिए कुछ हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि भाई यदि कोई ऊर्जा का स्रोत उत्तम है या कोई हम जो चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं वो उत्तम है, तो उत्तम है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो नंबर 1 बात करेंगे उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है वह ऊर्जा का जो स्रोत है, जैसे कि बात करें पेट्रोल डीजल, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, उसकी उपलब्धता होना चाहिए कि भाई वो हमें उपयुक्त मात्रा में मिलती रहे, उपलब्धता रहे उसकी। नंबर सेकंड चीज़ आती है, और सीधी सी बात है कि आप कंपैरिजन करके देख लें, आप दो चीज़ों में कंपैरिजन कर लें। मान के चलें आप कंपैरिजन कर लें, तुलना कर लें। एक कर लें आप एलपीजी में जो हम घर में यूज़ करते हैं हमारी, और दूसरी बात कर लें लकड़ी की। हम इन दोनों की यदि हम आपस में तुलना करें तो दोनों में क्या अंतर होगा अभी हमें पता चल जाएगा। जैसे देखो उपलब्धता, यदि हम एलपीजी की उपलब्धता की बात करें अभी वर्तमान के लिए, तो अभी एलपीजी आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन लकड़ी की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी की आपको आवश्यकता है। दूसरी चीज़ होती है भंडारण करना। इसका भंडारण मतलब आप स्टोर करके रखना। एलपीजी को स्टोर करके रखना लकड़ी को स्टोर करके रखने से ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप देखिए आप यदि इसको स्टोर करेंगे तो काफ़ी आपको स्पेस चाहिए, जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये एलपीजी को स्टोर करके रखने के लिए आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीसरी चीज़ होती है इसकी मूल्य में सस्ते होते हैं ये।
अब मान के चलेंगे कि यदि आप एलपीजी का एक सिलेंडर खरीदते हैं 1 महीने के लिए चलेगा जो, तो उसकी कीमत है 600 से 800 रुपये के बीच में आती है। उसी समय में आप यदि लकड़ी खरीदेंगे तो 1 महीने की लकड़ी इससे ऊपर दामों में मिलेगी आपको, यदि वो आप खरीद रहे हैं तो। अगला है अपना पॉइंट, चौथे नंबर के पॉइंट पर देखते हैं हम इसका दहनताप। दहनताप होता है तो दहनताप अक्सर हम देखेंगे लकड़ी के जलने का जो दहनताप होता है, मतलब जब वो जलेगी और उसमें से जो ऊष्मा मिलेगी हमें, वो एलपीजी से थोड़ी कम ही रहेगी। मतलब इसमें क्या होता है, एलपीजी से हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती है। अगला पॉइंट होता है, यदि हम देखेंगे ऊर्जा संकट के बारे में बात करें और पर्यावरण प्रदूषण को देखकर चलें, तो अगला पॉइंट होता है ये पर्यावरण में कोई प्रदूषित पदार्थ नहीं छोड़ता। या हम इसको देखें कि जो उत्तम ईंधन होगा ऊर्जा का, वो पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थों को पैदा नहीं करेगा। ना तो वो प्रदूषित गैस को पैदा करेगा, ना उसके जलने से हानिकारक गैसें निकलेंगी, ना ही जलने के बाद कुछ ठोस अपशिष्ट बचेंगे। जैसे लकड़ी के जलने के बाद राख और कोयला बच जाता है, या लकड़ी के जलने पे धुआं निकलता है, लेकिन एलपीजी के जलने से ना तो धुआं निकलता है, ना ही कोई ठोस अपशिष्ट बचता है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि भाई एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं परिवहन। परिवहन की बात करते हैं तो भाई एलपीजी का लाना या लकड़ी के लाने में, दोनों के परिवहन सुगम में कौन होगा, तो एलपीजी को लाना सरल होता है लकड़ी को लाने की अपेक्षा। या हम देखेंगे कि ये उत्तम ईंधन नहीं है, इसलिए इसमें एक इसकी क्वालिटी शो नहीं हो रही है। तो एक क्वेश्चन भी है आपका कि भाई ऊष्मा या ऊर्जा का उत्तम स्रोत की पहचान हम करना है तो हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि कोई ऊष्मा का, कोई जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हमने स्रोत उपयोग किया है वह उत्तम है या नहीं है, हम इसके द्वारा उसकी जांच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक के बारे में बात हो गई है कि भाई ऊर्जा का उत्तम स्रोत है कौन सा है और उसके बारे में हम कैसे जानकारी लेंगे। तो इन पॉइंट के अनुसार हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आखिरी चीज़ आती है तीसरी, जिसके बारे में हमें और बात करना है, वह आती है सबसे ज़रूरी, नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मतलब ये है कि ऊर्जा के कुछ स्रोत होते हैं जो नवीकरणीय भी होंगे और अनवीकरणीय भी होंगे। मतलब ये ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें ऊर्जा तो मिल रही है लेकिन कुछ समय तक मिलेगी और कुछ समय तक नहीं मिलेगी। किससे? अनवीकरणीय से। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं यदि आपने इनसे एक बार उपयोग कर लिया, आपने ऊर्जा ले ली, फिर बाद में आप फिर से प्रिपेयर हो जाते हैं, ये साधन फिर से मिल जाएंगे आपको ऊष्मा देने के लिए या ऊर्जा देने के लिए। तो हम देखते हैं ऐसे कुछ स्रोतों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो होती है अपनी वायु, सूर्य प्रकाश, जल, या कुछ होते हैं जैविक अपशिष्ट। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में जो होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो ये हो जाते हैं मुख्य अपने, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की यदि हम बात करें या परिभाषा की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम एक बार उपयोग करने के पश्चात उनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वह कहलाते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। मतलब हमारे उपयोग के दौरान ये कभी नष्ट नहीं होंगे या कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने पर इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। मतलब यदि हमने एक बार उपयोग किया तो दोबारा ये क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे। तो वो हो गए ये स्रोत। आप चाहें तो इनके बारे में सोचें कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जैसे देखते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे वायु का उपयोग होता है पवन चक्की चलाने में। तो पवन चक्की के द्वारा हम बिजली बना सकते हैं और ये कई हमारे कार्य होते थे पुराने समय में, जैसे नदी कुएं में से पानी निकालना है, सिंचाई के लिए पानी डालना है। सूर्य प्रकाश का उपयोग तो हम जानते हैं कि हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं उसमें होता है। प्लस आज के समय में सूर्य प्रकाश से सोलर प्लेट के द्वारा बिजली भी उत्पन्न की जाती है और भी कई कार्य होते हैं
जल से भी जल टरबाइन चलाते हैं या टरबाइन चलाने से बिजली बनती है। और जैविक अपशिष्ट जो होते हैं, जो कई भारी मात्रा में निकलते हैं हमारे यहाँ से, हम उनका उपयोग भी कई प्रकार की, जैसे जैविक गैस बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें गोबर गैस इसका एक उदाहरण होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे लकड़ी। अब मान के चलिए लकड़ी की यदि बात कर रहे हैं कि भाई लकड़ी अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत क्यों आ रही है, कि एक लकड़ी किसी पेड़ से मिलेगी, पेड़ को बड़ा होने में लगभग 5 से 7 साल लगते हैं। उस 5 से 7 साल तक बड़े पेड़ को होने में आपने जब उसे काटा, उसकी लकड़ी ली, फिर लकड़ी लेने के बाद जब आप उसका पूरा उपयोग कर लेते हैं तो वो लकड़ी तो ख़त्म हो गई। मतलब 5-7 साल में जो चीज़ बन के तैयार हुई, आपने उसको 2 से 3 महीने में ख़त्म कर दिया है। तो भाई अब मान के चलें कि वो आप उस लकड़ी को फिर से जोड़ के पेड़ बनाएं, तो ये संभव नहीं है। कोयला जलेगा, अपनी ऊष्मा देगा आपको और वो फिर नष्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम अभी अगले वीडियो में बात करेंगे कि पेट्रोलियम आखिर होते क्या हैं। तो पेट्रोलियम भी जो ज़मीन में से निकाला जा रहा है, उसका उपयोग भी यदि आप करते हैं तो भी वो एक समय में होगा, ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम के अंतर्गत यदि हम देखें कि कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। प्राकृतिक गैस भी आती हैं। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए जिसके बारे में हमने अभी इस वीडियो में बात किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इनके बारे में समझें। कुछ समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछें उस बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।